हेलो बच्चों। तो 11 स्टार्ट का जर्नी हमने हमारा स्टार्ट किया है विथ अ लेसन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि कौन से अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमको सेल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था। सेल थ्योरी किसने दिया है, सेल का ओवरव्यू क्या होता है, अलग अलग सेल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, सेल की साइज क्या होती है, तो ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा खोल के अंदर बाहर से पूरा कंप्लीट आज इस एक लेक्चर में मैं आपके सामने रखने वाली हूं। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल ये होते हैं सेल्स के दो टाइप, जिसमें से आज हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ में आप जरूर बने रहिएगा। जिस सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये पूरा लेक्चर आज का पढ़ाने वाली हूँ, यही सिंपल लैंग्वेज में यही स्टेटमेंट आप अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बाजू में जो फ्री स्पेस होता है ना, वहाँ पे मेंशन करके रखिएगा, सो दैट अगर आप 2-3 महीने बाद कभी भी ये लेसन को खोलते हैं और वो लाइंस जो आपने लिखी है वो पढ़ते हैं ना, तो आपको फाइनली मतलब एकदम फटाफट ऐसे क्लिक हो जाएगा कि अच्छा इसमें ये सब दिया है, और एक ही रीडिंग में आपका पूरा जो लेसन है वो रिवाइज हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चे एनसीईआरटी की लैंग्वेज को स्टिक रह के ही एनसीईआरटी मास्टर करने का प्रयास करते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, और कुछ टाइम अगर हो गया, अगर एनसीईआरटी का लेसन नहीं पढ़ा, कुछ टाइम के बाद अगर एक आधा लेसन खोलते हैं ना, तो उनको समझ में भी नहीं आता, याद भी नहीं आता कि वो स्टेटमेंट का मतलब हमारे टीचर ने हमको क्या बताया था। इसीलिए मैं इतना जोर दे के आपको ये बता रही हूँ। ये बार बार सारे लेक्चर में मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, बट याद रखना लेक्चर होने के बाद एनसीईआरटी रीड करो। मेरे जो स्टेटमेंट है जो मैंने बताए सिंपल लैंग्वेज में एनसीईआरटी के बाजू में लिख कर रख दो, बिल्कुल हिंदी मराठी में लिख कर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना प्रोकैरियोटिक सेल। तब तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उनको भी उनकी जर्नी में हेल्प हो जाएगा। ओके, और इसमें अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आता है या यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन सम ऑफ द पॉइंट देन प्लीज कमेंट। तो बच्चों प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ओके, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स जो आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जिसका साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज मैंने आपको बताया था कि 0.3 माइक्रोमीटर होने के कारण ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। माइकोप्लाज्मा जो है इस पे सेल वॉल नहीं होता, और बैक्टीरिया जो है इस पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है PPLO। PPLO का लॉन्ग फॉर्म जो है इट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है बच्चों? PPLO। सो PPLO इज अ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद में अब आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द शेप्स बैक्टीरिया जो रहते हैं वो रहते हैं बेटा 4 टाइप के। 4 different types of the bacteria are there on the basis of their shape। ठीक है, हाँ अगर हम आज से 8-10 साल पहले पढ़ रहे होते, मैं आपको आज से 8-10 साल पहले अगर पढ़ा रही होती ना, तो आज का आधा लेक्चर हमारा सिर्फ बैक्टीरिया के शेप लर्न करने में ही जाता। बिकॉज प्रीवियसली यहाँ से बहुत साल पहले ऑल इंडिया लेवल पर AIPMT हुआ करता था, एम्स हुआ करता था, जो बहुत ही डीप अंदर कंसेप्ट के बच्चों को लेकर जाता था। बट अभी जब से नीट हो गया है ऑल ओवर द इंडिया फ्रॉम 2016, तब से जो सिलेबस है वो धीरे धीरे करके वो कंसाइज होते आया है, और अभी तो सिलेबस बहुत ज़्यादा कंसाइज हो गया है बच्चों। ओके, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे कि जहाँ पे मैं आपको थोड़ा डेप्थ पे ज़रूर लेके जाना चाहूँगी, बिकॉज उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होगा। सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ेंगे ना तो आप भूल भी सकते हैं, तो डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना भी ज़रूरी है।
लेकिन फॉर दिस पॉइंट बैक्टीरियल शेप, इसमें कुछ बहुत खास ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसीलिए जो है वो मैं आपको बताती हूँ। एनसीईआरटी में जो दिया है कि बैक्टीरिया जो है उनके शेप के अकॉर्डिंगली बच्चों 4 टाइप के होते हैं। ओके, उसमें पहला आपको दिया है बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप का बैक्टीरिया। ओके, दूसरा आपको दिया है कोकस। देखो बेटा, सिंगल है तो हम उसको बोलते हैं कोकस, और अगर प्लूरल है मतलब अगर बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कोकाई। कोकाई मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, कोकस मतलब सिंगल बैक्टीरिया। ओके, तो बैसिलस ये है रॉड लाइक बैक्टीरिया, कोकस ये है स्पेरिकल राउंड वाला बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद में स्पिरिलम। स्पिरिलम जो होता है ये है स्पाइरल बैक्टीरिया। ओके, स्पिरिलम जो होता है बच्चों ये कौन सा है? स्पाइरल बैक्टीरिया है, मतलब रॉड लाइक, स्पेरिकल, स्पाइरल। चौथा शेप आपको दिया जाता है विब्रियो। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ये है बच्चों कॉमा। ठीक है, जनरली जो स्पिरिलम होते हैं इनमें और जो कॉमा शेप होते हैं इनमें ना फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला 10th तक आपने सुना होगा ये वर्ड ज़रूर। फ्लैजेला जो है किसी भी सेल को अगर एक धागा अटैच है जो उसको मूवमेंट में मदद करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। एक सिंगल सेल उसको एक धागा अटैच जो उसको मूवमेंट में मदद कर रहा है, क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजेला। तो स्पिरिलम है, विब्रियो शेप्ड है, इन बैक्टीरिया में फ्लैजेला दिखाई देता है। स्पेरिकल और बैसिलस जो है ना इसमें कम टाइम फ्लैजेला मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, कम टाइम मिलता है। ओके, तो बैसिलस, कोकस, स्पिरिलम एंड विब्रियो कौन से 4 टाइप है? मेरे साथ में रिपीट करो, बैसिलस, कोकस, स्पिरिलम एंड विब्रियो। ये 4 टाइप होते हैं बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ओके, नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में ना बेटा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसके ऊपर में मतलब बैक्टीरिया के ऊपर ना कवर होता है। बैक्टीरिया के ऊपर होता है कवर। कितने लेयर का होता है ये? तो बैक्टीरिया के ऊपर होता है, देखो बेटा, 3 लेयर का कवर। वो फर्स्ट वाला लेयर हो गया, ये सेकेंड वाला लेयर हो गया एंड थर्ड वाला लेयर। ऐसे ये 3 लेयर का कवर होता है बैक्टीरिया के ऊपर एंड दिस 3 लेयर्ड कवर ऑन बैक्टीरिया इज कॉल्ड सेल एनवेलप। सो किसी भी बैक्टीरियल सेल पर 3 लेयर का कवर होता है और इस 3 लेयर के कवर को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? सेल एनवेलप। ओके, अब ये जो सेल एनवेलप है इनमें 3 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे आउटर मोस्ट वाला जो लेयर होता है ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, आउटर मोस्ट वाली लेयर को क्या बोलेंगे बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो रहता है इट इज सिंपली मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स से वगैरह ये ग्लाइकोकैलिक्स वाला लेयर बना हुआ रहता है। बीच का लेयर जो है ये है बैक्टीरिया का सेल वॉल, जिसको हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। इनर मोस्ट जो लेयर है बैक्टीरिया का ये है उसका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो हम देखते हैं सबसे पहले सेल वॉल। हाँ, और ग्लाइकोकैलिक्स का मुझे और एक आपको बताना है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है बेसिकली अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ लेयर है। कुछ बैक्टीरिया में, इन सम बैक्टीरिया द ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज वेरी मच थीन। कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स वाला लेयर जो है ना ये कैसा होता है बच्चों? थीन होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो ऐसे टाइप के बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स वाली लेयर को हम बोल सकते हैं स्लाइम लेयर। कभी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स वाला लेयर अगर बहुत थीन रहा, पतला रहा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं बेटा? स्लाइम लेयर। और अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स वाला जो लेयर है सबसे आउटर मोस्ट वाला, ये अगर होता है जाड़ा मोटा थिक, जाड़ा मोटा थिक, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। समझ में आया? स्लाइम लेयर जो है बैक्टीरिया में ये कब बोलेंगे हम उसको? जब ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर कैसा है? थीन है, पतला है, तो वो होगा स्लाइम लेयर। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर जब थिक है, जाड़ा मोटा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। तो बैक्टीरिया कैन बी कैप्सुलेटेड अगर उसका ग्लाइकोकैलिक्स थिक है तो, कैन बी नॉन कैप्सुलेटेड अगर उसका ग्लाइकोकैलिक्स थिक नहीं है तो।
समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो सेल एनवलप मतलब यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया के ऊपर 3 लेयर का कवर। अब ये तो आपको पता है बेटा कि बैक्टीरिया सिंगल सेल का होता है ना, यूनिसेल्यूलर होता है, तो इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर का कवर है, जिसको बोला है क्या? सेल एनवलप। आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल इज सेल वॉल, इनर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो ग्लाइकोकैलिक्स में अगर थीन है तो स्लाइम लेयर, थिक है तो कैप्सूल, समझा आपको? देन हम जाते हैं, हम बढ़ते हैं सेल वॉल के तरफ। तो बैक्टीरिया का बेटा जो सेल वॉल है उसके बारे में ना बहुत ही खास चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दी सेल वॉल, बैक्टीरिया जो होते हैं एक्चुअली वो होते हैं 2 अलग अलग टाइप के। एक ये बैक्टीरिया मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया कि जिसकी जो सेल वॉल है ना ये कैसी दिखाई दे रही है आपको? थिक दिखाई दे रही है। ये एक बैक्टीरिया मैंने ड्रॉ किया जिसकी सेल वॉल कैसी दिख रही है आपको? थिक दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरा एक बैक्टीरिया यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं बेटा। इस दूसरे बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगा ना वो उतना ज़्यादा थिक नहीं होगा। ये देखो है कैसा? ये थीन, और ये है डबल लेयर। ये सेल वॉल मैंने कैसा ड्रॉ किया? थीन ड्रॉ किया एंड डबल लेयर का ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में हम समझते हैं। तो बच्चों जिन बैक्टीरिया में सेल वॉल थिक होता है, सिंगल लेयर का होता है, ओके, वो सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन नाम के मटेरियल से। क्या नाम है मटेरियल का बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन। क्या नाम है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो जिन बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंगल लेयर का होता है, थिक होता है, वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब आप बोलेंगे मैम इसको ग्राम पॉजिटिव क्यों बोला? वेट फॉर 2 मिनट्स, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल थीन है, पतली है, बट डबल लेयर की है। दूसरा बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल थीन है, पतली है, पर डबल लेयर की है। ऐसे वाला बैक्टीरिया जो है इसमें सेल वॉल में आपको 2 लेयर दिखाई दे रही है। एक है आउटर लेयर सेल वॉल की और एक है सेल वॉल की इनर लेयर, ठीक है। तो आउटर लेयर जो है बेटा सेल वॉल की, ऐसे बैक्टीरिया में इट इज मेड अप ऑफ LPS। LPS का मतलब है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। क्या मतलब है? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। एक बार वापस, आप घर पे बैठे अकेले में वीडियो देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीक लाउडली विथ मी, क्योंकि बायोलॉजी को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है यू हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड। अगर आप 2 साल मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, टैब के सामने बैठ के बस वीडियो देखते जा रहे हो एंड यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स प्रॉपरली, तो आपको याद आने का चांस भी कम हो जाता है। वंस यू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, तो प्रोनाउंस करना ज़रूरी है, स्पीक करना, बोलना बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन क्लासेस में मैं हमेशा बच्चों से बहुत बार रिवाइज करवा के लेती हूँ एक एक वर्ड, ताकि उनके बिल्कुल जहन में बैठ जाए वो, ठीक है। सो बेटा सेल वॉल जो है ये सिंगल लेयर का है, ये थिक होता है एंड ये बना हुआ रहता है पेप्टिडोग्लाइकन से। ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया में सेल वॉल डबल लेयर का होता है, थीन होता है, उसमें आउटर सेल वॉल जो है उसमें प्रेजेंट होता है LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड, और इनर सेल वॉल जो होता है ना, इनमें इनर सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अब ऐसे वाले जो बैक्टीरिया है जिनकी सेल वॉल है डबल लेयर की, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं बच्चों ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल सिंगल लेयर थिक, ग्राम निगेटिव सेल वॉल डबल लेयर थिन। अब ये क्या चक्कर क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, व्हाट इज दिस ग्राम, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो बेटा ग्राम जो है ना, क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 1800 समथिंग में एक टेक्निक ढूंढ के निकाला जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। सो ग्राम क्रिश्चियन ग्राम, सर क्रिश्चियन ग्राम वॉज अ साइंटिस्ट। उन्होंने बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखना है तो उसको कलर करने का टेक्निक ढूंढ के निकाला, मतलब स्टेन करने का टेक्निक ढूंढ के निकाला। ओके, उस टेक्निक को हम बोलते हैं बेटा ग्राम
स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग मतलब वो टेक्निक जिससे हम बैक्टीरिया को, उसकी वॉल को कलर करेंगे, सो दैट इजीली हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग में उन्होंने जो डाई बनाया, उस डाई का नाम था बच्चा क्रिस्टल वॉयलेट। ओके, उन्होंने जो डाई बनाया बैक्टीरिया को कलर करने के लिए, क्रिस्टल वॉयलेट उस डाई का नाम था। ओके, क्रिस्टल वॉयलेट नाम से समझ में आ रहा है कि डाई जो था वो कौन सा कलर देगा बैक्टीरिया को, वॉयलेट या पर्पल कलर, लाइट शेड में। अब ये क्या पूरा बैक्टीरिया कलर करता था? बिल्कुल नहीं। क्रिस्टल वॉयलेट वाला जो डाई है ये सिर्फ कलर करता है ओनली बैक्टीरियल सेल वॉल। स्टेनिंग सिर्फ किसका होता है बेटा? बैक्टीरिया की सेल वॉल का होता है। पूरे बैक्टीरिया का स्टेनिंग नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल का होता है स्टेनिंग। किसकी वजह से होता है? क्रिस्टल वॉयलेट। क्या बोला है हमने उसको? ग्राम स्टेनिंग। कौन से साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला? सर क्रिश्चियन ग्राम। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम कुछ बैक्टीरिया को ना स्टेन करते हैं, मतलब बैक्टीरिया स्लाइड पे लिया, उसके ऊपर हमने डाल दिया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, उसके बाद अल्कोहल से वॉश करते हैं एंड देन बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करते हैं। तो क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन किया, अल्कोहल से वॉश किया एंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखते हैं, ओके, तो ग्राम स्टेनिंग करने के बाद में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल, कुछ बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है आफ्टर ग्राम स्टेनिंग वो वॉयलेट या पर्पल कलर की दिखाई देती है। मतलब क्या? उन्होंने स्टेन को, क्रिस्टल वॉयलेट को पकड़ के रखा, बैक्टीरियल सेल वॉल ने क्रिस्टल वॉयलेट को पकड़ के रखा, जिस वजह से वो पर्पल या वॉयलेट आपको दिखाई दे रही है। ऐसे वाले बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। क्लियर? लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे कि जिनमें ग्राम स्टेनिंग किया, अल्कोहल से वॉश किया, अल्कोहल से वॉश करने के बाद बेटा क्या होता है कि पूरा जो आउटर लेयर है वो निकल गया। समझ में आ रहा है? कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है? डबल लेयर। देखो, कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है? डबल लेयर की। आउटर लेयर में क्या है? लाइपोपॉलीसैकेराइड, LPS। ऐसे बैक्टीरिया में जब ग्राम स्टेनिंग करवाया जाता है, ग्राम स्टेनिंग के बाद अल्कोहल से बैक्टीरिया को वॉश करेंगे, तब LPS जो आउटर लेयर है वो धुल जाता है। अल्कोहल से LPS धुल गया तो बचा क्या? सिर्फ इनर लेयर, जो कि थीन है, पतला है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतला लेयर है, जिसके कारण जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो रहते हैं वो दिखाई देंगे आपको पिंक और कलरलेस। तो जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल हमको पिंक या कलरलेस दिखाई देती है, उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आया? वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जो सर क्रिश्चियन ग्राम ने ढूंढ के निकाला है बैक्टीरियल सेल वॉल को कलर करने के लिए। स्टेन का नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। उन्होंने स्लाइड पर बैक्टीरिया लिया, क्रिस्टल वॉयलेट डाला, अल्कोहल से वॉश किया, बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखा। कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखाई दिए, मतलब उनकी सेल वॉल ने क्रिस्टल वॉयलेट पकड़ के रखा। कुछ बैक्टीरिया पिंक या कलरलेस दिखाई दिए, मतलब उनकी सेल वॉल ने क्रिस्टल वॉयलेट को पकड़ के नहीं रखा। ज़्यादा जानकारी लेने पे या रिसर्च करने पे पता चला कि जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है उनकी सेल वॉल सिंगल लेयर की है, थिक है, जाड़ी मोटी है, तो वो पर्पल दिखते हैं। दूसरे बैक्टीरिया जो पिंक या वाइट दिखाई दे रहे हैं, इनमें सेल वॉल डबल लेयर की है। आउटर में LPS, इनर में पेप्टिडोग्लाइकन। LPS अल्कोहल से धुल गया, बचा इनर लेयर थीन वाला, इसीलिए बेचारे पिंकिश या कलरलेस दिखाई दिए। एक चीज या पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज मैक्सिमम जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, पैथोजन, दे कम अंडर द ग्राम निगेटिव कैटेगरी। ये याद रखना, इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल रूल, बट मैक्सिमम जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं बच्चों? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सो इस तरीके से हमने देखा बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया का थर्ड एंड इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया में है, इट इज द इनरमोस्ट लेयर। अभी जो मैंने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अगर आपने उसमें ध्यान से देखा होगा तो बैक्टीरिया का इनरमोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं ड्रॉ किया। इसमें आप देखो, मैंने कुछ इन फोल्डिंग आपको बताया है। ये है ऊपर का क्या? सेल वॉल, ठीक है, एंड
उसके ऊपर ये है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स वाला लेयर, जो थीन है तो स्लाइम लेयर, मोटा है तो कैप्सूल। क्लियर? चलो, इनर मोस्ट लेयर जो मैंने यहाँ पे येलो से आपको बताया है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स के जैसा पूरा ऐसा इंटैक्ट नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको इनफोल्डिंग दिखाई दे रहा है। इनफोल्डिंग मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के साइड में आपको फोल्डेड दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो अंदर के साइड में आपको फोल्डेड दिखाई दे रहा है। इस फोल्डिंग को बोला जाता है मीजोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनवर्ड फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? मीजोसोम बोलते हैं। मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है इसमें ये मीजोसोम आपको अंदर के साइड में फोल्ड होके ऐसा थोड़ा राउंड शेप में दिखाई दिया है। ओके, जो मीजोसोम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड फोल्डिंग, वो ऐसा राउंड हो सकता है, इस टाइप से ट्यूब लाइक हो सकता है, या ऐसा इर्रेगुलर भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंगली इस मीजोसोम के 3 अलग अलग नाम आते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है मीजोसोम। अगर ये अंदर के साइड फोल्ड होकर ऐसा राउंड होता है, इस राउंड को हम बोलते हैं बेटा वेसिकल। अगर इस तरह से जाता है तो उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ऐसा है तो इसको बोलते हैं लैमिली। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनवर्ड फोल्डिंग है मीजोसोम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लैमेली। समझा? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इंटैक्ट नहीं है, ऐसा अंदर के साइड में। हाँ, जैसे बहुत बार बच्चे वो नहीं ऐसा करते हैं, मतलब वो तो ऐसा होता है, खैर जो क्या बोलते हैं रील्स में वगैरह करते हैं, ठीक है, मुझे उतना पता नहीं है, बट ये आप ऐसा इमेजिन करो कि ये बैक्टीरिया ऐसा होना चाहिए था, बट ये ऐसा है। ठीक है, मतलब अंदर के साइड में इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हो गया है। तो अगर ये राउंड है तो वेसिकल, ऐसा है तो ट्यूब्यूल, और अगर इरेगुलर है तो लैमेली। तो आखिर ये मीजोसोम करता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के लिए तो है ही, लेकिन नीड पॉइंट ऑफ व्यू इस पर 2-3 बार क्वेश्चन भी आके गया है बच्चों। तो ये जो मीजोसोम है, ओके, ये मीजोसोम के कुछ फंक्शंस है, जिसमें कि पहला फंक्शन जो है मीजोसोम का, दैट इज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो बच्चों बैक्टीरिया के ऊपर का जो सेल वॉल है ना, इस सेल वॉल के फॉर्मेशन में मीजोसोम उसको हेल्प करता है। क्लियर? सेकेंडली, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। तो बैक्टीरिया का जो रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक अनएरोबिक दोनों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। सम बैक्टीरिया आर एरोब्स एंड सम आर अनएरोब्स, पता है ना? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत उनको होती है, अनएरोबिक मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो बैक्टीरिया एरोबिक हो सकता है या अनएरोबिक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? मीजोसोम। मीजोसोम रेस्पिरेशन में मदद करेगा। मीजोसोम ऊपर का सेल वॉल तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पे मीजोसोम का फंक्शन है, इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। तो इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। दिख रहा है क्या यहाँ पे? टू डॉटर सेल्स। आप बिल्कुल नोट्स में लिख लेना ये साइड में कि ये 3 है मीजोसोम्स के फंक्शन। कौन कौन से 3 फंक्शंस मैंने बताए? पहला कि मीजोसोम जो है ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। दूसरा, मीजोसोम जो है ये बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन में मदद करता है। तीसरा, मैंने बताया कि मीजोसोम हेल्प करता है बैक्टीरिया के डीएनए के रेप्लिकेशन में एंड डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब क्या? अब हम तीसरा जो पॉइंट है उसको थोड़ी गहराई से समझते हैं। तो बेटा देखो, बैक्टीरिया जो है इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या? ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव कैरियन न्यूक्लियस। अ सेल विद अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। करेक्ट? तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस का आखिर मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में आगे हम देखने वाले हैं, वैसा कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया का जो
सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ओके, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड डीएनए। बेटा बैक्टीरिया का जो जीनोमिक डीएनए होता है, ध्यान रखना, बैक्टीरिया का जो जीनोमिक डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका न्यूक्लियोइड डीएनए। तो बैक्टीरिया जब 1 से 2 होता है तब उसके डीएनए को भी कॉपी होना पड़ेगा। ध्यान दो, अब जैसे ये एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया का डिवीजन हो गया और 1 से 2 बैक्टीरिया हो गए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बैक्टीरिया को उनकी कॉलोनी बढ़ानी है। समझ में आया? नॉर्मली अगर बैक्टीरिया 1 है तो वो हमेशा डिवाइड होगा। इस डिवीजन को जनरली बाइनरी फिशन भी बोलते हैं। सुना है ये आपने 10th स्टैंडर्ड तक कि एक सिंगल बैक्टीरियल सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी फिशन। सो अगर सपोज बैक्टीरिया का बाइनरी फिशन होता है, एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर 2 नए बैक्टीरिया अगर बनते हैं, आते हैं, तो आपको 2 डीएनए चाहिए। क्योंकि देखो लॉजिकली यहाँ पे तो एक ही सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, जीनोमिक डीएनए बैक्टीरिया का कैसा है? सर्कुलर एंड डीएस मतलब क्या? डबल स्ट्रैंडेड। ये आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ये इसको अकेला ऐसे सिंपल ड्रॉ नहीं किया, मैंने इसको मीजोजोम को अटैच बताया है ना। न्यूक्लियोइड डीएनए इज ऑलवेज फाउंड अटैच विद द मीजोजोम, इसीलिए तो मीजोजोम मदद कर रहा है डीएनए के रेप्लिकेशन में। तो बेटा देखो बैक्टीरिया में एक सिंगल डीएनए है, ये बैक्टीरिया कुछ ही टाइम में डिवाइड होकर 2 नए बैक्टीरिया बनाने वाला है। तो एक डीएनए 2 बैक्टीरिया में भेजने के लिए क्या डीएनए को आधा आधा करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो बैक्टीरिया अपने डीएनए का क्या करता है बेटा? रेप्लिकेशन करता है। बैक्टीरिया उनके डीएनए का क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, मतलब कॉपी बनाता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? टू कॉपी। ओके, सो बैक्टीरिया अपने डीएनए का क्या करता है? कॉपी करता है। रेप्लिकेशन करता है मतलब कॉपी करता है। सो बेटा ये जो डीएनए है इसकी एक कॉपी बन जाएगी, मतलब रेप्लिकेशन हुआ। कॉपी बनने के बाद क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल्स। एक डीएनए एक डॉटर सेल में और दूसरा दूसरे डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डीएनए की कॉपी बनाने में, 2 डॉटर सेल्स में डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन मदद करता है? मीजोसोम मदद करता है। समझ में आया बेटा कि मीजोसोम का रोल वगैरह क्या होता है? तो अभी आप देखो, ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया है कि मीजोसोम जो है ये 3 फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म करता है। सेल वॉल बनाना है, रेस्पिरेशन में मदद करना है, न्यूक्लियोइड डीएनए की कॉपी करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन उनके डॉटर सेल्स में करना है। ओके, इस चीज़ पे क्वेश्चन आया था नीट में एक बार, आई थिंक 2017 का पेपर था। वो क्वेश्चन था कि बैक्टीरिया अपने डीएनए को कब रेप्लिकेट करेगा। अलग अलग ऑप्शंस थे, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर था जस्ट बिफोर बाइनरी फिशन। जब बैक्टीरिया को बाइनरी फिशन करना है, एक बैक्टीरिया से 2 बनाने हैं, जस्ट उसके पहले वो क्या करेगा? अपने डीएनए की कॉपी बना लेगा ताकि 2 डीएनए में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसमें मीजोसोम हेल्प करेगा। क्लियर? सो बैक्टीरियल सेल एनवलप मतलब क्या? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आउटर कवर हो गया, अब आउटर कवर को खोल दो, बैक्टीरिया के अंदर घुस जाते हैं। अब देखते हैं कि अंदर से बैक्टीरिया कैसा है, क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अभी देखो पूरा सेल एनवलप यहाँ पे अगेन मुझे नहीं लगता ड्रॉ करने की ज़रूरत है, तो आई विल जस्ट ड्रॉ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हियर। मैं यहाँ पे देखो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा भी यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, पूरा सेल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मीजोसोम है, हमारा बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है और इस मीजोसोम को ज्वाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड डीएनए, जीनोमिक डीएनए या फिर जेनोफोर। न्यूक्लियोइड डीएनए, जीनोमिक डीएनए या फिर जेनोफोर भी उसको बोला जाता है। देन बैक्टीरिया के अंदर में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, जो कि कोई भी यूकैरियोटिक सेल में भी आपको मिलता है, आपने बेसिक देखा है ये। सो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में सेमी सॉलिड जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इस सेमी सॉलिड जेली लाइक मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो भी बैक्टीरिया के अंदर में प्रोसेस होने वाली है, रिएक्शंस होने वाली है, जो भी कुछ काम बैक्टीरिया के अंदर होने वाले हैं, ये सब कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म में।
ओके। सो साइटोप्लाज्म आपको वहाँ पे दिखाई देता है, सेमी सॉलिड, अगेन याद रखना साइटोप्लाज्म कैसा है बेटा, सेमी सॉलिड जेली लाइक मैट्रिक्स है, वो ट्रांसपेरेंट सा मैट्रिक्स है बैक्टीरिया के अंदर। इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बैक्टीरिया की, और जो भी चीज़ें उसके अंदर है वो वहाँ पे सब प्रेजेंट है। अब क्या क्या है बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म में, सो कुछ खास नहीं है, ज़्यादा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिली तो उसमें है ही नहीं, ज़्यादा मतलब है ही नहीं, याद रखना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिली एब्सेंट, बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब बैक्टीरिया में नहीं है। सिर्फ बैक्टीरिया में क्या है बेटा, राइबोसोम्स। ओके, बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही टाइप का सेल ऑर्गेनिली आपको दिखाई देता है जिसका नाम है राइबोसोम। डेंस वाली बॉडीज होती है राइबोसोम्स जो रहता है ना, जनरली दे आर द डेंस बॉडीज। मैंने थोड़ा बड़ा यहाँ पे ड्रॉ किया। सो बैक्टीरिया में सिर्फ क्या मिलेगा आपको बेटा, ओनली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। राइबोसोम दिखता है आपको, बाकी सेल ऑर्गेनिलीज नहीं दिखती है। अच्छा, राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस क्या, प्रोटीन तो हम खाने में खाते हैं ना। अभी आप बच्चों ने जस्ट आपका 11th स्टैंडर्ड शुरू किया है, मैं बोल रही हूँ कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा कि मैम प्रोटीन तो हम खाने में खाते हैं, वी ईट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ये क्या माजरा है? बेटा जो प्रोटीन हम खाने में खाते हैं वो हमारे बॉडी को देते हैं एनर्जी। जो प्रोटीन हम खाने में खाते हैं वो हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी। जिस प्रोटीन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो राइबोसोम हमारे बॉडी सेल्स में बनाता है, बैक्टीरिया के बॉडी सेल्स में भी राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है, ये प्रोटीन्स मतलब अलग अलग टाइप के एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स। एंजाइम्स सुना है आपने? अगर नहीं भी आपको ज़्यादा एंजाइम्स के बारे में पता है बेटा, तो बायोमोलिक्यूल्स आगे पढ़ने वाले हैं हम, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा एंजाइम्स का। ओके, अभी याद रखना इतना ही कि बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब एंजाइम्स बनाना, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हमारे बॉडी के लिए या प्लांट की बॉडी के लिए डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? खाने वाले प्रोटीन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे वो प्रोटीन की बात हो रही है जो कुछ ना कुछ काम करते हैं। सो बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स वगैरह बनाना एज अ प्रोटीन, ये राइबोसोम का काम होता है। क्लियर? बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है, बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है उसका एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं 70S। एस क्या है बेटा? एस ये साइंटिस्ट स्वेडबर्ग ने दिया हुआ यूनिट है जिसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग्स यूनिट। साइंटिस्ट स्वेडबर्ग ने दिया हुआ यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये जो राइबोसोम होता है ना, ये जो राइबोसोम होता है, इसके स्ट्रक्चर में ना एक्चुअली आते हैं 2 पार्ट। देखो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में एक्चुअल में क्या आ रहे हैं, 2 पार्ट आ रहे हैं, मतलब 2 आ रहे हैं सब यूनिट। ओके, एक आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपको दिखता है लार्जर सब यूनिट, ये सिंगल राइबोसोम की बात हो रही है। एक बार फिर से ध्यान दो, ये जो मैंने राइबोसोम ड्रॉ किया यहाँ पे गोला, इस गोले में 2 हिस्से हैं, 2 सब यूनिट है, एक सब यूनिट बड़ा है, एक सब यूनिट छोटा है। समझ में आया? राइबोसोम गोला, उसमें 2 सब यूनिट है, एक सब यूनिट बड़ा है, एक सब यूनिट है छोटा। लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये मिलाकर, ये दोनों मिलाकर राइबोसोम का टाइप कौन सा बताया बेटा यहाँ पे, 70S। तो साइंटिस्ट स्वेडबर्ग ने जब राइबोसोम के दोनों सब यूनिट को अलग अलग एनालाइज किया इन प्रोकैरियोटिक सेल इन बैक्टीरिया, तो देखना लार्जर सब यूनिट को हम बोलते हैं 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट को हम बोलते हैं 30S। लार्जर सब यूनिट 50 एंड स्मॉलर सब यूनिट है 30S। अब आप बोलेंगे मैम आपका मैथ्स कमज़ोर है, 50 + 30 कितने होते हैं, 80। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि राइबोसोम कौन सा है प्रोकैरियोटिक सेल का, 70। सो मेरा मैथ्स ठीक है, इसके पीछे मैथ्स बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे अलग कंसेप्ट। स्वेडबर्ग का जो यूनिट है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन रेट, उसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोला गया है।
अब ये सेडिमेंटेशन रेट क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है ना, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, अलग से एक वीडियो बनाएंगे टू जस्ट एक्सप्लेन दैट सेडिमेंटेशन रेट, साइज, डेंसिटी, कोएफिशिएंट। ओके, क्योंकि अभी इसमें हम सब वो घुसा देंगे तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक है और हम एनसीईआरटी से डाइवर्ट हो जाएंगे। आप बोलेंगे बीच में हम अलग जगह पे चले गए प्रोकैरियोटिक सेल से, तो स्टिक टू द पॉइंट। बस अभी के लिए इतना याद रखना बेटा कि टोटल जो राइबोसोम है वो है 70S, लार्जर एंड स्मॉलर दो सब यूनिट उसमें है। लार्जर सब यूनिट है बेटा 50S का और स्मॉलर सब यूनिट है 30S का। ये अलग अलग है, 50 एंड 30 मिला के टोटल राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन रेट है, कोएफिशिएंट है, डेंसिटी है, जो है उसमें मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। टोटल राइबोसोम का स्वेडबर्ग यूनिट कितना है बेटा 70S, सब यूनिट का 50 और 30 अलग अलग है, इसमें कोई एडिशन नहीं है। क्लियर विद द कंसेप्ट? कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके हर एक कमेंट का आंसर आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। सो मैंने आपको क्या बताया कि राइबोसोम जो है ये प्रोटीन्स बनाते हैं, बिल्कुल भी वो प्रोटीन नहीं जो हम खाने में खाते हैं। खाने में खाने वाले प्रोटीन हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। यहाँ पे हम वो प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं जो हमारे बॉडी में या बैक्टीरिया में तैयार हो रहे हैं एज अ काइंड ऑफ एंजाइम्स, जो कुछ काम काज करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में और एक स्पेशल चीज़ मिलती है जिसका नाम है इंक्लूजन बॉडीज। ओके, क्या नाम है बेटा इसका? इंक्लूजन बॉडीज। अब कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज? इंक्लूजन बॉडीज मतलब क्या? इंक्लूजन बॉडीज मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल में मिलने वाले ऐसे स्ट्रक्चर जो इसके अंदर क्या काम करते हैं? जस्ट स्टोरेज का काम करते हैं। सो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में मिलने वाले ऐसे स्ट्रक्चर जो सिर्फ क्या काम करते हैं? स्टोरेज का, इनको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज। कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज है? सो बैक्टीरिया में जो इंक्लूजन बॉडीज देखी गई है वो है बेटा फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होता है। ओके, उसके बाद में ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये सब एनसीईआरटी में आपको दिया है कि कौन कौन से टाइप का इंक्लूजन बॉडी बैक्टीरिया में मिलता है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल समझ में आता है नाम से, फॉस्फेट को स्टोर कर रहा है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल समझ में आता है नाम से, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है। ओके, तीसरा है साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रैन्यूल्स। साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रैन्यूल्स जो है ये साइनोफाइसिन स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं। साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रैन्यूल्स क्या स्टोर कर रहे हैं बेटा? साइनोफाइसिन टाइप का स्टार्च स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। वापस एक बार रिवाइज करके दूं आपको मैं। साइटोप्लाज्म है, सेमी सॉलिड जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सा मैट्रिक्स, उसमें राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन बना रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया को कामकाज के लिए लगने वाले एंजाइम्स। ओके, राइबोसोम 70S टाइप के हैं, एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है, बट राइबोसोम जो है उसमें दो हिस्से होते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, एक के ऊपर एक फिट होने वाले। लार्जर है 50S वाला, स्मॉल का स्वेडबर्ग यूनिट है 30S, एडिशन नहीं किया है। इसके अलावा आपको इंक्लूजन बॉडीज मिलती है साइटोप्लाज्म में, ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो स्टोरेज का काम करते हैं। तो साइनोफाइसिन स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, देन फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ये सारे ग्रैन्यूल्स आपको बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ओके, इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके आगे हम देखते हैं कि हमको और क्या दिखाई देता है बैक्टीरियल सेल में। साइटोप्लाज्म में बहुत कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, एक यही है राइबोसोम्स और दूसरा है स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में, इन सम बैक्टीरिया अदर देन अ क्रोमोसोमल डीएनए और न्यूक्लियोइड डीएनए और जेनोफोर। देखो बैक्टीरिया का ये जो डीएनए है जिसको हमने न्यूक्लियोइड डीएनए बोला या फिर क्रोमोसोमल डीएनए बोला है या फिर हमने उसको बोला है बेटा क्या? जेनोफोर। इसके अलावा बैक्टीरिया में, इन सम बैक्टीरिया, नॉट इन ऑल, इन सम बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। जैसे ये है देखो न्यूक्लियोइड डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए या जेनोफोर। कुछ बैक्टीरिया में इस डीएनए के अलावा भी एक्स्ट्रा सर्क्यूलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनको बोला जाता है प्लाज्मिड्स। ओके, ये जो एक्स्ट्रा है डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है उनको क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड्स बोलेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताए हैं, सर्क्यूलर है, डबल स्ट्रैंडेड है,
डीएनए के अलावा डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्लाज्मिड। आप बोलेंगे अब ये प्लाज्मिड की क्या ज़रूरत है बैक्टीरिया में, क्यों ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में है? कुछ खास वजह इसकी ज़रूर होगी। हाँ है। एक्चुअल में जब हम 12th स्टैंडर्ड का बायोटेक्नोलॉजी वाला लेसन पढ़ेंगे ना, तो प्लाज्मिड को पूरा चीर फाड़ करके हमको पढ़ना है, बहुत डिटेल में बेटा। वहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी लेवल पे प्लाज्मिड का एप्लीकेशन आपको दिया है, बट अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे हम पढ़ रहे हैं। तो प्लाज्मिड जो है उसके 2 फंक्शन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो एनसीईआरटी में भी दिए हैं और आपको वो जानना चाहिए। ओके, तो बेटा ये जो प्लाज्मिड है उनके 2 फंक्शन हैं। एक तो प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। प्लाज्मिड हेल्प्स बैक्टीरिया इन रिप्रोडक्शन, ये पहला रोल है प्लाज्मिड का, कि जिन जिन बैक्टीरिया में, नॉट इन ऑल प्रेजेंट, ओके, नॉट इन ऑल बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट, तो जिन जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है वो उन बैक्टीरिया को उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर विद द कंसेप्ट? इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे सेकेंड जो है प्लाज्मिड का फंक्शन, इट कॉन्फर्स, कॉन्फर्स मतलब उसको देता है, कॉन्फर मतलब देना, उसकी वजह से वो होता है, कॉन्फर्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। ओके, प्लाज्मिड कॉन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। ना व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एकदम सिंपल लेवल पे मैं आपको ये समझाती हूँ बेटा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या है। देखो बहुत बार आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल, ऐसा कभी होना तो नहीं चाहिए, बट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप में से किसी को टाइफाइड हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया अगर आपको, क्या होगा? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत हाई फीवर रहेगा, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा। एंटीबायोटिक ऐसी दवाई है जो आपके अंदर के बैक्टीरिया को मारती है, मतलब बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिया को मारने वाला है। ओके, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक ये दवाई है, मेडिसिन है जो बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिया को मारने वाला, फंगिसाइडल है, फंगस को मारने वाला। सो आपने एंटीबायोटिक लिया, डॉक्टर ने बोला है 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स खा लो बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, गए आपने 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स खाया, अरे 5 दिन के बाद भी बुखार वैसे के वैसा, मतलब समझ रहे हो? आपने एंटीबायोटिक खाए पर वो अंदर के बैक्टीरिया मरे ही नहीं, एंटीबायोटिक का उन बैक्टीरिया पे कोई असर ही नहीं हुआ, इसीलिए एंटीबायोटिक खाने के बावजूद भी अंदर के बैक्टीरिया एज इट इज़ है, उन पे कोई असर नहीं हुआ है बेटा, कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक जो आपने ली उसके लिए बैक्टीरिया ने क्या किया? उस एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। द बैक्टीरिया वॉज रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। क्लियर? वापस एक बार बताऊं, आपको टाइफाइड हुआ, कोई भी अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 5 दिन के एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख कर दिया, आपने एंटीबायोटिक की दवाई खा ली, एंटीबायोटिक खाने के बाद भी आपके अंदर के बैक्टीरिया मरे नहीं, एंटीबायोटिक से भी बैक्टीरिया मरे नहीं, मतलब क्या? आपके अंदर के बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक वाली दवाई को क्या किया? रेजिस्ट किया। तो प्लाज्मिड क्या कर रहा है? उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है और उस एंटीबायोटिक को अपने आप को मारने से रोक रहा है। क्लियर बेटा? सो देखो, प्लाज्मिड सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया में होते हैं, जहाँ पे भी होता है वो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, प्लस उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के एक्शन से बचाते हैं। दैट्स इट, फिनिश। सो एक बार हम क्या करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल को बेटा पहले से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमने देखा कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। अ सेल विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। 4 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, पेरिकल, स्पिरिलम, स्पाइरल, विब्रियो, कॉमा लाइक। यूनिसेल्युलर होता है बैक्टीरिया, इसीलिए उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर का कवर होता है। आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में है सेल वॉल, इनर मोस्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तीनों लेयर से बनता है उसका सेल एनवलप। ग्लाइकोकैलिक्स अगर थीन है, पतला है तो स्लाइम लेयर, थिक है, जाड़ा मोटा है तो उसको बोलेंगे हम कैप्सूल। सेल वॉल वाला जो लेयर होता है, अकॉर्डिंग टू इट बैक्टीरिया के 2 टाइप है। कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल जाड़ी मोटी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सिंगल लेयर होती है, इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल डबल लेयर का है,
आउटर लेयर में एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड, इनर लेयर में पेप्टिडोग्लाइकन, दोनों लेयर पतला है, एकदम थीन है, उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम, ये कंसेप्ट क्या है, ग्राम स्टेनिंग। सर क्रिश्चियन ग्राम ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग का टेक्निक ढूंढ के निकाला बैक्टीरिया की सेल वॉल को कलर करने के लिए, ताकि उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सके। उन्होंने बनाया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। जब हम क्रिस्टल वॉयलेट से बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, अल्कोहल से वॉश करते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को पकड़ के रखते हैं। जिन्होंने स्टेन को पकड़ के रखा वो ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने उसको छोड़ दिया मतलब क्या, सो अल्कोहल से वॉश करने पे आउटर वाला लाइपोपॉलीसैकेराइड वॉश हो गया, पतला इनर वाला पेप्टिडोग्लाइकन बचा, वो क्रिस्टल वॉयलेट को उतना पकड़ के नहीं रख सकता है, या बहुत ही लाइट कलर का होता है तो पिंक या कलरलेस दिखाई देगा। ऐसा बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैक्सिमम डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। इनर मोस्ट लेयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाउंड्री है बैक्टीरिया का। इसके अंदर में आपको दिखता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग को मीजोजोम बोला है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, टिब्यूल्स या फिर लैमेली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और भी बहुत डिटेल हमको पढ़ना है, बट वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मीजोजोम 3 काम करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन है, उसके बाद में रेस्पिरेशन में मदद करना है, बैक्टीरियल डीएनए के रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना है। बैक्टीरिया का डीएनए न्यूक्लियोइड डीएनए या जीनोमिक डीएनए या सर्कुलर डीएनए या फिर उसको बोलते हैं जेनोफोर, ये मीजोजोम को रहता है हमेशा अटैच। ठीक है, अंदर साइटोप्लाज्म है जिसमें राइबोसोम्स है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल ऑर्गेनेली। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप के हैं, एस स्वेटबर्ग यूनिट। 2 सब यूनिट होते हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर में, लार्जर 50S, स्मॉलर 30S। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज है जो स्टोर करने का काम करती है फॉस्फेट, ग्लाइकोजन एंड साइनोफाइसिन, स्टार्च वगैरह को। कुछ बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की मदद से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर सकता है एंड बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जो है वो ऑफर करते हैं। दैट्स इट। सो बच्चों, आज का ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है, डीपली, ब्रीफली, कंसाइज्ड वे में, सिंपल लैंग्वेज में प्रोकैरियोटिक सेल अगर आपको समझ में आया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमसे कनेक्टेड रहिएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पे और भी मिलने वाले हैं। कुछ भी डाउट अगर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।